बैलन डोर कौन जीतने वाला है ये बोलना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। बैलन डोर का बैटल बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत क्लोज इनफ है। एक साइड एर्लिंग हालैंड ट्रेबल विनर है, एक साइड लियो मेसी वर्ल्ड कप विनर है। कौन जीतेगा, क्या होगा, ये बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये सब बकवास होगी, ये सब फालतू की हाइप क्रिएट करना, फालतू का चीजों को सस्पेंस में लाने वाली बात होगी। बिकॉज बैलन डोर सबको पता है लियो मेसी जीतने वाला है। लेकिन एक तरफ सिटी के फैन है जो बोल रहे हैं कि एर्लिंग हालैंड जीतना चाहिए, एक तरफ फिर रोनाल्डो के भी फैन एर्लिंग हालैंड के पीछे जुड़ गए हैं, उसी लाइन में लग गए हैं कि एर्लिंग हालैंड को जिताओ। लियो मेसी कैसे जीत लेगा, एर्थ बैलन डोर कैसे जीत सकता है लियो मेसी, उसने सिर्फ वर्ल्ड कप जीता है, सिर्फ वर्ल्ड कप। भाई वर्ल्ड कप बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आप बोलोगे एर्लिंग हालैंड ने सब कुछ उखाड़ा है यार। एर्लिंग हालैंड ने एवरी पॉसिबल ट्रॉफी ऑलमोस्ट ट्रेबल, और नॉट ऑलमोस्ट पर ट्रेबल जीती है। क्या ये छोटी अचीवमेंट है? प्रीमियर लीग का टॉप गोल स्कोरर, यूरोपियन गोल्डन शूज, चैंपियन लीग में 11 गोल टॉप स्कोरर, 53 गोल का सीजन, 9 असिस्ट, 62 गोल असिस्ट कंट्रीब्यूशन। क्या ये कम है? प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन, पीएफए प्लेयर ऑफ द सीजन, फुटबॉल राइटर एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द सीजन। आप लोग इस सबसे ज्यादा बंदा क्या कर लेगा? जान दे देगा बंदा, क्या कर लेगा बंदा? क्या इससे ज्यादा कोई कुछ कर सकता? नहीं। आप बोलोगे एर्लिंग हालैंड का केस बिल्कुल सॉलिड है। फिर आप बोलोगे लियो मेसी ने तो वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर, गोल्डन बॉल। इट्स लाइक देखो, आप बेस्ट आप बोल सकते हो कि नहीं यार परफॉर्मेंस मैटर करती है, ये मैटर करती है, परफॉर्मेंस बेस पे जाओगे तो ये होगा वो होगा। एक प्रीमियर लीग में परफॉर्म कर रहा है, एक बंदा लीग वन में जिसको फार्मर लीग बोलते हैं वहां गोल स्कोर करके आ रहा है। लेकिन वर्ल्ड कप की जो वेटेज है ना, आई थिंक वही कहीं ना कहीं मेसी की फेवर में ज्यादा काम करे। कंट्रोवर्शियल है सब कुछ, कंट्रोवर्शियल, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। ये सब चीजें सब्जेक्टिव होती है, पर टू बी ऑनेस्ट ये सब कुछ सब्जेक्टिव है, ये सब कुछ सब्जेक्टिव है। आपका देखने का नजरिया है यार, आप चीजों को किस तरीके से देखते हो, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। और पहली बात तो बैलन डोर को इतना हाइप करता कौन है यार? कौन इतना हाइप करता? मतलब इट्स लाइक जो मीडिया नैरेटिव सेट करती है ना, फुटबॉल के जो फैन है ना, फैन बॉय, कोई रोनाल्डो का, कोई मेसी का, कोई एर्लिंग हालैंड का, कोई किलियन एम्बाप्पे का, इट्स लाइक ये लोग इस नैरेटिव को हाथों हाथ फुटबॉल फैन उठा लेते हैं, इतना उठा लेते हैं, इतना हाइप कर लेते हैं कि वाह प्रेस्टीज अवार्ड है, बैलन डोर से ऊपर कुछ नहीं है, जो बैलन डोर जीत के वही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। कम ऑन मैन, इट्स जस्ट अ फुटबॉल मैगजीन अवार्ड। फ्रांस फुटबॉल की मैगजीन थी जिसने बैलन डोर स्टार्ट किया था 1956 में। और जब ये स्टार्ट हुआ था 1956 में, ये सिर्फ उन्हीं प्लेयर को दिया जाता था जो यूरोपियन नेशनल है। डजंट मैटर आप अमेरिका के प्लेयर हो, एशिया के प्लेयर हो, आप यूरोप में खेल रहे हो, आपको ये अवार्ड नहीं मिलेगा। जब 1956 में ये स्टार्ट हुआ था, 20 साल तक, 25 साल तक ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं प्लेयर को मिलता था जो यूरोपियन नेशनल है। कोई बाहर का आके कुछ खेल ले, पहले कोई बैलन डोर कभी नहीं जीता। माराडोना को बैलन डोर कभी नहीं जीता, वे बाहर के नेशनल थे जो यूरोप में जरूर खेले, लेकिन बिकॉज बाहर के नेशनल थे, इनको यूरोप ने कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। 1995 आता है तो ये चेंज हुआ। 1995 आती ये चीजें चेंज हुई कि आप यूरोप में खेल रहे हो, डजंट मैटर आप कहां के नेशनल हो, आप अमेरिका के हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया हो, मिडिल ईस्ट, आप जहां मर्जी के हो, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जो मर्जी कॉन्टिनेंट हो, आप एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग इन यूरोप आप एलिजिबल हो। लेकिन तब तक बहुत देर होगी, तब तक पहले मैराडोना जैसे लेजेंड, इतने बड़े प्लेयर जिसको लोग आज भी भगवान मानते हैं फुटबॉल के, उन लोगों को भी अवार्ड नहीं मिला। तो आप इट्स लाइक एक मैगजीन का अवार्ड है यार, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो आप इसको कितना सीरियस ले सकते हो, लेते हैं बहुत लोग, बहुत सीरियस लेते हैं, बट मेरे हिसाब से ये सब परसेप्शन की गेम है, ये सब ओपिनियन की गेम है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। और ये डिसाइड कौन लोग करते हैं? पहले क्राइटेरिया था कि 180 जो फीफा नेशन है, टॉप 180 रैंक्ड फीफा नेशन है, उनका हर कंट्री का एक जर्नलिस्ट अपनी टॉप 3 की लिस्ट देगा। अभी करंट क्राइटेरिया जो 2 साल पहले चेंज हुआ है, उसमें यह है कि जो फीफा रैंक्ड टॉप 100 नेशन है ना, जो टॉप 100 नेशन है, उनका हर एक कंट्री का एक जर्नलिस्ट अपने टॉप 5 की लिस्ट देगा। ठीक है, टॉप 5 लिस्ट का यह है कि जो आपने पहले नंबर पर रखा होगा उसको आप 6 पॉइंट दोगे, जिसको आप सेकंड रेट करोगे उसको आप 4 पॉइंट दोगे, जिसको आप थर्ड रेट करोगे उसको आप 3 पॉइंट दोगे, जिसको आप फोर्थ रेट करोगे उसको आप 2 पॉइंट दोगे, और जिसको आप फिफ्थ रखोगे अपनी लिस्ट में उसको 1 पॉइंट दोगे। इस तरीके से हर 100 कंट्री का एक जर्नलिस्ट अपनी टॉप 5 की लिस्ट देता है, और हर 100 कंट्री के जो लिस्ट आती है उसको कंबाइन करके कम्युलेटिव पॉइंट्स इकट्ठा करके फर्स्ट सेकंड थर्ड की एक लिस्ट बनाई जाती है, और इस तरीके से बैलन डोर का विनर अनाउंस किया जाता है। अब ये जो हम हर साल टॉप 30 नॉमिनेशन की लिस्ट देखते हैं ना, इसमें भी फ्रांस फुटबॉल मैगजीन ने 2022 में एक तब्दीली की थी। अब इसमें 3 कैटेगरी में लोग बैठ के डिसाइड करते हैं, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले इसमें होते हैं फ्रांस फुटबॉल मैगजीन प्लस एल इक्विप जो फ्रांस की एक और मैगजीन है, इन दोनों मैगजीन के जर्नलिस्ट बैठे होते हैं। दूसरा होता है कि बैलन डोर का ब्रांड इन्वेस्टर जो अभी डिडियर ड्रोग्बा है वो बैठेगा। तीसरा, सपोज जैसे 2022 में रूल चेंज हुआ, जो 2021 में जिन दुनिया के 3 जर्नलिस्ट की रैंकिंग बैलन डोर की फाइनल रैंकिंग से मैच की थी, वो 3 लोग बैठेंगे। ये तीनों कैटेगरी के लोग बैठ के मिलके डिसाइड करते हैं कि टॉप 30 नॉमिनेशन कौन होगी, और कोई डिसाइड नहीं करता।
समझ लो 5-6 लोग इन्फ्लुएंसर लोग बैठ के डिसाइड कर लेंगे टॉप 3 की नॉमिनेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जॉन स्टोन्स, कितना मैसिव प्लेयर था सिटी के लिए जॉन स्टोन्स, उसको जगह नहीं मिली, जॉन स्टोन को जगह नहीं मिली बैलन डोर की लिस्ट में। और जो आदमी थोड़ा भी फुटबॉल को समझता होगा ना, और जॉन स्टोन जिस रोल में सिटी के लिए काम किया ना, वो बोलेगा कि जॉन स्टोन लिटरली डिजर्व करता था भाई एटलीस्ट टॉप 30 नॉमिनेशन में। तो आपको इससे मालूम पता चल जाना चाहिए कि कितना सीरियस आपको इस चीज को लेना चाहिए। और साथ में इन लोगों को यह भी बोला जाता है बैलन डोर के द्वारा, जो टॉप फीफा के टॉप 100 नेशन के जो मेंबर हैं, जिनके टॉप 100 कंट्री के जो जर्नलिस्ट वोट करेंगे, इनको यह भी बोला जाता है कि आपने 3 क्राइटेरिया का ध्यान रखना है। जब आप वोटिंग दोगे, अपनी टॉप 5 लिस्ट दोगे, तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है वोटिंग करते टाइम। एक तो है कि प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ओवर द सीजन। ये 2 साल पहले चेंज हुआ है। इससे पहले पता क्या होता था, ओवर द कैलेंडर ईयर, यानी कि 2019, जैसे अभी 2023 है, 2023 का बैलन डोर का विनर अनाउंस होगा तो किस बेस पे अनाउंस होता था, पहले होना था वो पहले क्राइटेरिया के हिसाब से 2022 की, कि 2022 में पूरा साल उस बंदे ने क्या किया। सपोज जो 2020 का विनर था वो किस बेस पे डिसाइड हुआ कि 2019 में जनवरी से लेकर दिसंबर उसने क्या किया। जो 2021 का विनर था वो किस बेस पे डिसाइड हुआ था कि उसने 2020 पूरा साल पिछले साल क्या किया, जनवरी से दिसंबर। लेकिन 2 साल से क्राइटेरिया चेंज हो गया। पता क्या है, अब इट्स सीजन टू सीजन। इट्स लाइक अगस्त से जून जो सीजन चलेगा उसके बीच प्लेयर ने क्या उखाड़ा है इंडिविजुअली, उस पर ध्यान रखना है। अगर पुराने वाला क्राइटेरिया होता ना, तो इट्स लाइक 2023 का जो विनर होता है वो 2022 के कैलेंडर ईयर की परफॉर्मेंस में मेसी होता, कि मेसी ने 2022 में वर्ल्ड कप जीता, और फिर वो 2024 का अगले साल का विनर होता, फिर वो 2023 की परफॉर्मेंस के बेस पे होता, और 2023 में एर्लिंग हालांड क्या जीता, ट्रेबल। समझ लो, अगर कैलेंडर ईयर के बेस पे होता तो अभी मेसी जीता, अगले साल इजीली एर्लिंग हालांड जीत जाता, बिकॉज अभी आधा साल में लिटरली एर्लिंग हालांड 15-20 गोल और मार देता। सो इट्स लाइक अब ये सीजन टू सीजन बेस पे दिया जा रहा है, यानी कि 2022-23 के सीजन पे ये चीज डिसाइड होगी अगस्त से लेकर जून में, जिसके बीच वर्ल्ड कप भी था, वर्ल्ड कप था बीच में। सो मैन सिटी एकमात्र क्लब है जिसके लिटरली 7 प्लेयर है, 30 प्लेयर की नॉमिनेशन की लिस्ट में 7 मैन सिटी के प्लेयर है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 25% ऑफ द लिस्ट सिर्फ एक क्लब के नाम से है। सबसे पहले मैं क्राइटेरिया क्लियर कर देता हूं आपको। पहला जो क्राइटेरिया है, जो बैलन डोर की टीम बोलती है जर्नलिस्ट को कि आपने इस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के वोटिंग करनी है, तो उसमें आपने पहला रखना है कि प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर कैसी रही, प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ओवर द सीजन कैसी रही। दूसरा क्राइटेरिया आपने ये देखना है कि प्लेयर ने कोलेक्टिवली कितनी उसने ट्रॉफी जीती, और तीसरा आपने ये चीज नोटिस रखनी है कि प्लेयर का बिहेवियर कैसा रहा पूरा सीजन, उसकी स्पिरिट ऑफ द फुटबॉल, स्पिरिट ऑफ द प्ले कैसी रही। तो ये 3 क्राइटेरिया बैलन डोर बोलता है जो जर्नलिस्ट होते हैं टॉप 100 फीफा नेशन की, कि आपको इन 3 क्राइटेरिया के बेस पे जज करके परफॉर्मेंस देनी है। अब आप बोलोगे कि भाई एर्लिंग हालांड तो ट्रेबल जीता, एर्लिंग हालांड इतना कुछ सिटी के लिए खड़ा है, एर्लिंग हालांड कितना लकी बंदा है, ट्रेबल जीतने के बावजूद भी बैलन डोर उसको नहीं मिलेगा। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये कोई पहली बार नहीं होगा कि एक बंदा ट्रेबल जीत के भी, एक प्लेयर ट्रेबल जीत के भी बैलन डोर नहीं जीत रहा। 2010 वेस्ले स्नाइडर, डच लेजेंड, इंटर का वेस्ले स्नाइडर 2010 में जोसे मौरिनो की इंटर ट्रेबल जीती थी बारसा जैसी टीम को हरा के। और डच के लिए, नीदरलैंड के लिए 2010 में वर्ल्ड कप में वेस्ले स्नाइडर क्या काम किया था, आई गेस 4 गोल के राउंड थे। राउंड ऑफ 16 में वेस्ले स्नाइडर का गोल, क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के अगेंस्ट वेस्ले स्नाइडर का नीदरलैंड के लिए गोल, सेमीफाइनल में उरुग्वे के अगेंस्ट बाहर करके उरुग्वे को वेस्ले स्नाइडर का सेमीफाइनल में गोल। आप लगातार 3 नॉकआउट राउंड्स में वर्ल्ड कप में गोल करके दे रहे हो, आपका इन्फ्लुएंस है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई वर्ल्ड कप जीत गया, नीदरलैंड के लिए कोई इन्फ्लुएंस नहीं था वेस्ले स्नाइडर, वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया आपने, वेस्ले स्नाइडर का नीदरलैंड के लिए कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, इन्फ्लुएंस था, परफॉर्मेंस थी, कंट्रीब्यूशन थी, और एट द सेम टाइम ट्रेबल भी थी। 2018 में तो आपने लूका मॉड्रिच को दे दिया, वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी लूका मॉड्रिच बना 2018 में, डिस्पाइट ग्रीजमैन के 5 गोल 1-2 असिस्ट, ये सब होने के बावजूद भी। और लूका मॉड्रिच को 5-6 गोल असिस्ट नहीं थे, जो आपने लूका मॉड्रिच को बेस्ट प्लेयर गोल्डन बॉल दे दिया 2018 फीफा वर्ल्ड कप, नहीं 2 गोल 1 असिस्ट था उसका। यस इन्फ्लुएंसर था वो, वेस्ले स्नाइडर भी इन्फ्लुएंसर था ना, वेस्ले स्नाइडर के पास तो ट्रेबल भी थी 2010 में, तो फिर क्यों नहीं दिया आपने वेस्ले स्नाइडर को, क्यों नहीं दिया। 2018 में मॉड्रिच की याद आ गई, ओ आपको इन्फ्लुएंस याद आ गया, ओ दे देते हैं, कितना बड़ा प्लेयर है ये क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन। समझ रहे, ये हिपोक्रेसी, ये जर्नलिस्ट की परसेप्शन है, ये जर्नलिस्ट के सब्जेक्टिव है, ये उनका अपना ओपिनियन है, दैट्स इट, इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो वेस्ले स्नाइडर 2010 में नहीं जीता, हालांकि 2018 में लूका मॉड्रिच इससे कम करने के बावजूद, मतलब ठीक है परफॉर्मेंस है, मैं कोई ये नहीं बोल रहा लूका मॉड्रिच कम प्लेयर था, लूका मॉड्रिच नहीं, परफॉर्मेंस थी, इन्फ्लुएंस था, लेकिन तुम्हारे साथ एक और ऐसा बंदा था जिसके पास ट्रेबल भी थी, जिसका वर्ल्ड कप की टीम पे इन्फ्लुएंस था, उसको आपने उस टाइम नहीं दिया। उस टाइम वो तो जर्नलिस्ट कोई और होगा, उसकी कोई और परसेप्शन होगी, दे दिया वो। फिर 2013 की बात करते हैं, फ्रैंक रिबरी ने रॉबरी, इसको रॉबरी बोला जाता है बैलन डोर की हिस्ट्री का, रॉबरी
2013 फ्रैंक रिबेरी क्या था, 37 गोल असिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी, कोई कम नहीं होती। ट्रैबल थी, बायर्न के साथ बुंडेसलीगा भी थी, कप भी था और ट्रैबल भी थी। कलेक्टिव ट्रॉफी में नाम था, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में भी नाम था। और प्लेयर की परफॉर्मेंस ये नहीं कि रिबेरी ने किसको दांत मार दिया, लात की मार दी, मुक्का मार दिया, पिच पे गिरा दिया, प्लेयर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, एटीट्यूड ठीक नहीं है, स्पिरिट ऑफ द गेम ठीक नहीं। तो बंदे का क्राइटेरिया फिट हो रहा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी है, कलेक्टिव परफॉर्मेंस भी है और स्पिरिट ऑफ द गेम भी ठीक है। लेकिन 2013 में फिर जीता कौन है? क्रिस्टियानो भाई रोनाल्डो, CR7, 67 गोल असिस्ट, मैसिव सीजन, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैसिव, एक क्राइटेरिया फुलफिलमेंट। 3 क्राइटेरिया देता ना बैलन डोर हर जर्नलिस्ट को कि 3 क्राइटेरिया ध्यान में रखने वोटिंग करते हैं। इंडिविजुअल में तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो छा गया भाई, कलेक्टिव में क्या? शून्य शून्य। 2013 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना ला लीगा जीता, ना सुपर कप, ना कोपा डाल रहे, कुछ नहीं, शून्य। अंडा आर्यभट्ट की खोज 0। इट्स लाइक कि तुम जर्नलिस्ट हो ना, तुम्हें 3 क्राइटेरिया बैलन डोर वाले फ्रांस मैगजीन ने दे दिए, लेकिन तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा क्राइटेरिया कब डिसाइड करने के लिए कौन सा चूज करोगे। 2013 में डिसाइड करना था तो इंडिविजुअल क्राइटेरिया भाई ले लिया, कलेक्टिव गया चुदाने, कलेक्टिव से क्या लेना। इट्स लाइक कि तुमने इंडिविजुअल क्राइटेरिया चूज कर लिया जब तुम्हारी मर्जी की। किसी और साल तुम्हें लगा कि अच्छा कलेक्टिव ही, अच्छा फीफा ने, अच्छा बैलन डोर ने मैं ये भी बोला कि कलेक्टिव ही, ओ मुझे तो याद ही नहीं था यार, इस साल कलेक्टिव बेस पे देता हूं। अच्छा 2018 में देखता हूं थोड़ी स्पिरिट ऑफ द गेम भी ये सब मॉडरेट को देता हूं इस साल। सिंपैथी वोट, परसेप्शन वोट, कंसोलेशन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। तो बता रहे हो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक साल की इच्छा करेगी ना तो ये कलेक्टिव अवार्ड के बेस पे दे देगी, दूसरे साल इच्छा करेगी तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेस पे दे देगी। हिपोक्रेसी कुछ नहीं। और 2020 में तो इससे बड़ी रॉबरी हुई, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, रॉबरी हुई भाई के साथ। मानता हूं कोरोना हुआ 2020 में, सब सफर हुए, फुटबॉल भी सफर हुआ। मार्च अप्रैल 2-3 महीने मई आते थे, 3 महीने फुटबॉल बंद रहा, लेकिन जून में फुटबॉल रिज्यूम हुआ। हर लीग ऑलमोस्ट अक्रॉस द ग्लोब फुटबॉल रिज्यूम हुआ। और बैलन डोर कब देते हैं? ये अक्टूबर नवंबर आते थे, फुटबॉल का 2020 में नया सीजन भी लग गया। लेकिन भाई साहब ने, फ्रांस फुटबॉल ने बोला कि नहीं भाई, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम ये होस्ट नहीं कर पाएंगे, हम ये शो इवेंट ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाएंगे। लेवेंडोस्की का कितने रिकॉर्ड तोड़ा भाई, जेरड मुलर का बुंडेसलीगा टॉप स्कोरर गोल रिकॉर्ड तोड़ दिया वो। बायर्न के साथ लिटरली कितना बड़ा चैंपियन लीग का इन्फ्लुएंस रहा लेवेंडोस्की का। ट्रैवल जीता 2020 में बायर्न, लेवेंडोस्की को जीतना चाहिए था। तो समझो, अगर फ्रांस फुटबॉल इतना सीधा साधा होता ना, अगर इनको प्लेयर को रिकॉग्नाइजेशन की इतनी फिक्र होती ना, अगर इनको प्लेयर को अवार्ड करने की इतनी फिक्र होती ना, तो ये बोलते कि भाई जर्नलिस्ट का वोट लेते, ऑनलाइन सब शो करके लेवेंडोस्की को अवार्ड दे देते। लेकिन इनको अपनी शोशेबाजी, इट्स अ शो ऑफ, इट्स अ पीआर एक्सरसाइज। आप इस चीज को समझो, ये फ्रांस फुटबॉल की मैगजीन की पीआर एक्सरसाइज है बैलन डोर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप समझो, हम फैन है ना, हम इस नैरेटिव का हाथ घुस जाते हैं, मीडिया आउटलेट की पीआर को ना हम उठा के हाइप करके ना इमोशन जोड़ देते हैं, पता क्या क्या जोड़ देते हैं यार, फालतू का नेक्स्ट लेवल लेके चले जाते हैं। कुछ नहीं है, पीआर एक्सरसाइज है। ये इनको करना होता है अपना एक बड़ा सा इवेंट, इनको बुलाने होते हैं दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग, फुटबॉल के जर्नलिस्ट बुलाने होते हैं, एक बड़ी स्टेज लगानी होती है, एक बहुत बड़ा शोशेबाजी करनी होती है, शो ऑफ। जब तक ये सोई नहीं लगेगी, जब तक उनकी दुकान नहीं सजेगी, जब तक ये हाइप नहीं होगी दुनिया में, इनको फर्क नहीं पड़ता यार। नहीं किया उन्होंने 2020 में अवार्ड कैंसिल कर दिया, क्यों? बिकॉज इम्पॉसिबल नहीं था कि 100 कंट्री के जर्नलिस्ट ट्रैवल करेंगे, क्वारंटीन, ये सब रूल के हिसाब से स्टेज सजेगी इनकी। इनको अपनी स्टेज की फिक्र है, इनको अपनी दुकान की पीआर एक्सरसाइज की फिक्र है। अगर ये चाहते ना ऑनलाइन अवार्ड देके बिल्कुल लेवेंडोस्की को भेज सकते थे, एक वीडियो डालता हूं दैट्स इट। नहीं, ये सब पीआर एक शोशेबाजी है ये। अब तुम्हें क्या लगता है, जब जो आज 2023 में जो जर्नलिस्ट वोट करेंगे टॉप 100 फीफा नेशन के, उनके दिमाग में एर्लिंग हालैंड की ट्रैवल घूम रही होगी, उनके दिमाग में एर्लिंग हालैंड के प्रीमियर लीग के हिस्ट्री रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन के 37 गोल घूम रहे होंगे, चैंपियन लीग के 11 गोल घूम रहे। नहीं, उनके दिमाग में घूम रहा है मेस्सी, उनके दिमाग में घूम रहा है कि 35 साल का मेस्सी, 2004-14 का हार्ट ब्रेक, वो सारी रील्स वायरल हो रही है नेट पे। वो सब एक साल से वही चल रहा है, 1 साल होने वाला वर्ल्ड कप को, नवंबर आता थे, 10 महीने हो गए वर्ल्ड कप हुए। लेकिन तुम जाओ कहीं भी, इट्स लाइक फ्रेश है, इट्स लाइक कल ही वर्ल्ड कप हुआ, मेस्सी उठा रहा है, मेस्सी ये कर दिया वो कर दिया, सब पीआर इज अबाउट स्टोरीज। मेस्सी की स्टोरी बिक रही है हाथों हाथ। इट्स नॉट एंटायरली अबाउट परफॉर्मेंस, बैलन डोर इज नॉट एंटायरली अबाउट परफॉर्मेंस। आप इस चीज को याद रखो, इट्स अबाउट स्टोरीज। एर्लिंग हालैंड की बहुत परफॉर्मेंस होगी, 62 गोल कंट्रीब्यूशन हो गए, सब कुछ उखाड़ दिया उसने, नहीं, इट्स अबाउट स्टोरी। बिकॉज मेस्सी की स्टोरी है दम, मेस्सी की स्टोरी बिलियन लोग देख चुके हैं, मेस्सी की स्टोरी ऑल ओवर द इंटरनेट है। मेस्सी की स्टोरी में जर्नलिस्ट को एक बोलता ना लास्ट डांस, एक हैप्पी एंडिंग, फुटबॉल कंप्लीट, वो सारी वाइब्स आ रही हैं जो 100 लोग वोट करेंगे। और 100 लोग नहीं, मैं उनको दोष नहीं देता, बिलियन ऑफ फुटबॉल फैन है जिनको यही वाइब आ रही है, रोनाल्डो फैन को छोड़ के, बिकॉज उनके लिए वर्ल्ड कप रिग्ड था। तो बेसिकली सबको यही वाइब आ रही है कि मेस्सी ने फुटबॉल कंप्लीट कर लिया, ये हो गया। तो मुझे लगता है फिर वो लोग वोट करने बैठेंगे, वो एर्लिंग हालैंड का नाम ऊपर रखेंगे।
और दूसरे पे मेसी रखेंगे, फिर आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। तो भाई ये सब हाथों हाथ बिकती है चीजें। और टू बी ऑनेस्ट, आप मेसी हो ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आप मेसी हो, आप 35 साल के मैच, आप सरेआम बोल चुके कि मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं फुटबॉल कंप्लीट कर चुका हूं। मुझे बैलन डोर के सवाल पे मैसी की बोल चुका है 2 महीने पहले कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जीते, मैं जीतू, कोई और जीते। कौन प्लेयर होता है, कौन प्लेयर होता है जो एक फेवरेट होता है बैलन डोर के लिए, सामने से आके बोल रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोचता है कि मैसी लिटरली फ्रांस फुटबॉल के मैगजीन के मुंह पे थूक के चला गया है। मैसी लिटरली बैलन डोर के कल्चर पे थूक के निकल गया। उसको पता है, उसको रियलिटी समझ आ गई, उसको पता है यूरोप की हिपोक्रेसी है, उसको पता है यूरोप का प्रोपेगेंडा शो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यूरोप वाले बैठ के मेरी फुटबॉल एबिलिटी ये सब डिसाइड नहीं करने वाले। मैंने जो उखाड़ना था मैंने उखाड़ दिया। तो मैसी को ये चीज पता है, लेकिन आप एर्लिंग हालैंड हो, आप 22 साल के फुटबॉलर हो, आपको आपने पिछले ये सब यही तो है, ब्रेन वॉशिंग यही है। आप 10 साल से देख रहे हो, आप कोई यंग फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड की तरह 22 साल के, आप पिछले 10-12 साल से देख रहे हो, एक साल मैसी उठा रहा है, एक साल रोनाल्डो, राइवलरी चल रही है, फुटबॉल फैन की मार काट चल रही है, कुत्ते की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं, पेल रहे हैं। तो आपके दिमाग में तो यही आएगा कि भाई बैलन डोर जीतना है, बड़े होकर चैंपियन लीग भी जीतनी है, वर्ल्ड कप भी जीतनी है, लेकिन बैलन डोर भी जीतना है। तो आपके दिमाग में ये बैलन डोर घुसा दिया गया है, ऐसा घुसा दिया गया है कि प्रेस्टीज है, पता नहीं क्या चीज है, ऐसी रिकॉग्नाइजेशन है, ऐसा ठप्पा है। जब तक ये नहीं लगेगा आप प्लेयर नहीं बनोगे, आपकी लेगेसी नहीं होगी। समझ रहे हो तुम? ये जो फीड किया जाता है ना, ये जो प्रोपेगेंडा फीड किया जाता है, फुटबॉल फैन और इवन प्लेयर, इस प्रोपेगेंडा में हम 10 जाते हैं, हाथों हाथ उठा लेते हैं इसको, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप बोल दो कि एर्लिंग हालैंड 22 का है, आने वाले साल में एर्लिंग हालैंड इसी साल में 10 गोल और मार ले, 20 गोल और मार ले, अगले साल उसको जीत जाएगा, बिकॉज परसेप्शन वो भी क्रिएट कर रहा है धीरे धीरे कि नहीं मैं बड़ा हूं, मैंने कुछ उखाड़ा है, पिछले साल नहीं मिला तो इस साल, अगले साल वही जर्नलिस्ट, यही जर्नलिस्ट जो इस साल मैसी पे सिंपैथी दिखा रहे हैं ना, मैसी फुटबॉल कंप्लीट करती है, यही साल यही जर्नलिस्ट अगले साल, बिकॉज एर्लिंग हालैंड कम, एर्लिंग हालैंड अगले साल 60 गोल असिस्ट की जगह 40 भी मारेगा ना। तो यही लोग जिन्होंने अभी एर्लिंग हालैंड को दूसरे नंबर पर रखा है ट्रैवल जीतने के बाद, यही लोग अगले साल पता क्या बोलेंगे, अरे यार मैसी एर्लिंग हालैंड ने कुछ उखाड़ा था लास्ट ईयर, मैसी को 20 को देते, बुलशिट, इट्स अ क्रैप यार। और बहुत सारे बार्सा सिटी फैन, बिकॉज बार्सा सिटी फैन में चल रहा है बिल्कुल दोस्ताना पिछले कुछ बहुत सालों से, बिकॉज प्लेयर भी आपस में जा रहे हैं, एक टाइप का फुटबॉल है, पेप गुर्डियोला बार्सा से आया, वही फिलॉसफी है। तो बार्सा सिटी फैन में ना सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा चुम्मा चाटी वाला दोस्ताना प्यार है, ब्रोमास है, वो टूटने की कगार पे है, बिकॉज बार्सा फैन को लग रहा है बुरा, मैसी उनकी प्रोडिजी है, जो मर्जी बोलो, उनको लग रहा है बुरा कि सिटी फैन की कैसे हिम्मत होगी, हाउ डेयर अ सिटी फैन वांट्स एर्लिंग हालैंड टू विन, हाउ डेयर अ सिटी फैन वांट्स हिज क्लब प्लेयर टू विन बैलन डोर। कितना पागल आदमी है सिटी का फैन, ये अपने प्लेयर को, अपने क्लब के प्लेयर को चाह रहा है कि बैलन डोर जीत जाए। भाई वो क्या, अगर एक क्लब का फैन होके जिसका प्लेयर 60 गोल मारा हो, जिसका प्लेयर ट्रैवल जीता हो, वो किसी और प्लेयर के लिए वोट करेगा, तो पागल हो गया साला, तुम्हें फुटबॉल की समझ नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं सन की लोग कि बोल रहे हैं सिटी की क्या कर लिया, सिटी के फैन हवा में उड़ रहे हैं, क्यों एर्लिंग हालैंड का नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे भाई वो नाम, 60 गोल किया उसने। तुम्हारा क्लब का कोई प्लेयर होता 60 गोल किया होता, बैलन डोर ट्रैवल जीता होता, तुम साले चाट के पागल हो जाते उसकी। तो ये क्रैप है यार, मैं बहुत थक गया हूं बोल के, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, इट्स अ क्रैप।